बेरहम बहू का जुल्म। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बेरहम बहू का जुल्म। पलंग पे पड़े पड़े भी बुढ़िया को चैन नहीं है। पैर कवर में लटके हैं, सुसु पोटी तक बिस्तर में निकाल देती है, लेकिन जीभ का चटोरापन अभी तक नहीं गया। भगवान जाने इस बुढ़िया को कितनी बार खाने के लिए चाहिए। हर एक घंटे में बोलती है, कभी चाय लाओ, कभी दूध लाओ, कभी खाना लाओ। इधर खाती है और उधर बिस्तर में निकाल देती है। हे भगवान, इसे उठा क्यों नहीं देते? मेरी ही छाती पे मूंग तलने के लिए क्यों छोड़ दिया है? बहू की बातें सुनकर विमला जी आंखों में आंसू भर लेती है। अपने कमरे में चारपाई पर लेटे हुई टकटकी लगाए अपने कमरे की दीवार पे अपने पति की तस्वीर को देख रही थी, क्योंकि जब से विमला जी के पति उनके साथ छोड़कर गए हैं, तब से विमला जी पूरी तरह अंदर से टूट गई थी और धीरे धीरे उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अब 2 कदम भी चलना उनसे बहुत मुश्किल होता था। विमला जी के पति के जाने के बाद अपना जीवन बोझ लगने लगा। आज सुबह से ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उनके पेट में अचानक काफ़ी दर्द होने लगा। शायद रात की बासी रोटी खाने की वजह से पेट में काफ़ी गैस बन गई थी। विमला जी ने अपनी बहू से कहा, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जरा डॉक्टर को बुला दो, पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। विमला जी की बात सुनते ही उनकी बहू पायल चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, तेरे को कुछ काम नहीं है, बैठे बैठे खटिया पे खाती रहेगी तो गैस बनेगा ना, जरा चूरन चाट ले, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, तू तेरा रोज का एक हिस्सा है, पहले खाना फिर चिल्लाना, पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते जो डॉक्टर को बुला दे। विमला जी ने कहा, बहू मैं सच में कह रही हूँ, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, तुम मेरे बेटे मोहन को फ़ोन करके बुला दो। फिर पायल ने झिझलाते हुए कहा, तेरे को तो कोई काम नहीं है सिवाय मेरे पति के खर्चों को बढ़ाने के। अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस के लिए निकले हैं, उधर काम कर रहे होंगे, ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना, तुम्हें देखने के लिए कितनी बार समझाया है। अब इस बुढ़ापे में जितना पेट साथ दी उतना ही खाया कर, पर जीभ पर तो कंट्रोल ही नहीं है, तो दर्द तो होगा ही। बहू की जली बूढ़ी बातें सुनने के बाद विमला जी पेट पकड़कर चुपचाप अपने चारपाई पे लेट गई। लेटे लेटे अपने पति की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी उन्हें याद आया कि जब भी उनके पति शंकर जी का पेट दर्द होता था तो उन्हें थोड़ी सी अजवाइन गर्म पानी के साथ देती थी, जिससे शंकर जी को कुछ राहत मिल जाती थी। जैसे उन्हें याद आया, कमरे में उनके पास अजवाइन की डब्बी रखी हुई थी और उन्होंने ठंडे पानी के संग ही थोड़ा सा अजवाइन खा ली, क्योंकि बहू से गर्म पानी मांगने की अभी उनकी हिम्मत नहीं थी और खुद उनसे गर्म पानी करके लाना बहुत मुश्किल था। पानी पीकर जैसे ही गिलास उन्होंने टेबल पर रखा तो गिलास टेबल पर रखने की जगह नीचे गिर गया। कांच का गिलास होने की वजह से नीचे गिरकर टूट गया और गिलास की आवाज़ सुनकर बहू पायल कमरे में दौड़ी दौड़ी आई। पायल ने विमला जी पर तानों की बौछार शुरू कर दी। अरे राम बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या कर दिया तूने? इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। जानती ही मेरी माँ का दिया हुआ गिलास था, न जाने और क्या क्या नुकसान करेगी यह बुढ़िया। और जो जी में आई वो बोलती रही। विमला जी चुपचाप अपनी चारपाई पर बैठी बहू की कड़वी बातें सुन रही थी। बहू की बातें उनके सीने को छल्ली कर रही थी। सुबह से शाम हो चुकी थी। पेट में दर्द होने की वजह से उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उन्हें अब बहुत जोरों से भूख लग रही थी, लेकिन बहू से कहने की हिम्मत नहीं थी, तो खुद ही हिम्मत करके उठी और रसोई में खाना लेने लगी। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ आ ही रही थी कि रास्ते में ही उन्हें बहू ने टोका और बोली, यह क्या कर रही है बुढ़िया? अभी तो तेरे पेट में दर्द हो रहा था, अब खाना खाने में चल गई है। आपको थोड़ी सी सब्र नहीं है? आपने देखा आपका खाना खाने की वजह से आपको पेट में दर्द हो रहा था और सारे बिस्तर आपने खराब कर दिए और पूरे घर में गंदगी फैला दी। जाइए पहले गंदगी साफ कीजिए, फिर बाद में कुछ खाना। कहते हुए पायल ने खाने की प्लेट विमला जी के हाथों से ले ली। भूख प्यास से तड़पते ही विमला जी केवल बहू की तरफ देख रही थी। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन विमला जी के मुंह में एक अन्न का दाना भी नहीं गया था।
शाम को जब उनका बेटा मोहन घर आया तो उसने पूछा, माँ क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? विमला जी ने बेटे को अपना पूरा हाल सुनाया। तो मोहन बोला, आप मुझे बता देती तो मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता। विमला जी अपने बेटे को आगे की बात बता ही रही थी, तभी उनकी बहू पायल जो कमरे में वहीं पर खड़ी थी उनकी तरफ देख करके घूरने लगी। विमला जी बहू के डर की वजह से आगे फिर कुछ नहीं बोल पाए। मोहन ने फिर से पूछा, माँ आप कुछ कह रहे थे? कहो न, क्या कह रही थी? विमला जी ने बात पलटते हुए कहा, बेटा मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, जब तुम कल शाम को ऑफिस से आओगे तो मेरी दवाइयाँ लेती आना। अरे माँ, आपकी दवाइयाँ तो मैं 2 दिन पहले ही लेकर आ गया हूँ, मैंने आपकी बहू पायल को दे दी है। मोहन ने पायल से पूछा, तुमने माँ की दवाइयाँ नहीं दी क्या? पायल बोली, शायद मैं काम की वजह से भूल गई थी, अभी बेड पे ही रखी है। माँ ने मुझे तो पूछा ही नहीं कि दवाइयाँ आई है या नहीं। मोहन सुबह उठा तो उसने देखा बाथरूम में माँ कपड़े धो रही थी। मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ अब यह क्या कर रही हो? आप कपड़े क्यों धो रही हो? घर में काम वाली लगी हुई है और फिर वॉशिंग मशीन भी तो है, आप पायल से कह दीजिए वे मशीन में धो देंगे। अरे नहीं बेटा, वो कपड़े थोड़े से कल गंदे हो गए थे, उन्हीं को साफ कर रही हूँ और इसी बहाने थोड़े हाथ पैर भी चल जाते हैं। अरे बहू ने तो मुझसे कहा था पर मैं ही मना कर दिया। यह सुनकर मोहन वहाँ से चुपचाप चला गया। जब मोहन तैयार होकर ऑफिस के लिए चला गया तो पायल विमला जी से बोली, अच्छा तो दवाइयाँ न मिलने पे आप मेरी उनसे शिकायत कर रही थी और आज उनके सामने ही अपने कपड़े धोने बैठ गई, जिससे मैं उनकी नज़रों में बुरी बन जाऊँ। आप थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी? तूने जो किया है उसकी तो सज़ा आज तुझे मिलकर रहेगी। तो ठीक है, आज खाने की छुट्टी तेरी। यह सुनकर विमला जी बहू के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, बहू 2 दिन हो गए हैं, पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं गया, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, खाने के लिए एक रोटी ही दे दो। बहू के आगे गिड़गिड़ाते हुए विमला जी की आंखों में आंसू निकल रहे थे। पता नहीं कैसे पायल को उन पर तरस आ गया। रात की बची हुई बासी रोटियां और थोड़ा सा अचार रखते हुए बोली, आज तो आपको अचार और रोटी दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो समझ लीजिए ठीक नहीं होगा। थोड़ी देर बाद पायल तैयार होकर अपने फ्रेंड के संग शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। विमला जी अचार रोटी खाते खाते अपने पति की तस्वीर की तरफ देख रही थी और उनसे बातें कर रही थी। अगर आप चिंता होती तो मुझे यह अचार और रोटी कभी नहीं खानी पड़ती, आपके होते हुए मुझे कभी ऐसा सूखा खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सुबह की ठंडी रोटी भी अगर मैं लेकर बैठ जाती थी तो आप टोक देते थे। विमला, क्या ज़रूरत है सुबह की ठंडी रोटी खाने की? सुबह गाय को दे देना, अभी गर्म रोटियां खाओ। और आज देखो मुझे सुबह की छोड़ रात की बासी रोटी खानी पड़ रही है। उनके पति को गए हुए पूरा 1 साल हो चुका था और इन 1 सालों में वो जानती थी कि उन्होंने एक एक दिन कितनी घुटन भरी जिंदगी बिताई है। 2 दिन से भूखे होने के कारण विमला जी ने बासी रोटी पानी में भिगोकर खाई। अगले दिन अपने बेटे से बोली, अरे बेटा देखो यह मेरी सैल फट गई है, तुम शाम को ऑफिस से आते समय इसे टेलर से ठीक करवा देना और अगर पैसे हैं तो एक और नई खरीद ले आना। यह शॉल काफ़ी पुरानी हो गई, इसमें अभी ठंड भी नहीं आ जाती। अरे माँ, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी शॉल फट गई है? यह कहते हुए मोहन ने पायल को आवाज़ लगाई और कहा, पायल तुम आज बाजार जाकर माँ के लिए एक नई शॉल ला देना और हाँ, माँ को भी अपने साथ ले जाना, 1-2 नई साड़ियाँ भी दिला देना। पायल ने मोहन के सामने आज्ञाकारी बीवी बनते हुए कहा, हाँ मैं कर दूंगी। लेकिन उनके जाते ही उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। बुढ़िया, तुझे चैन नहीं है क्या? रोज़ रोज़ मेरी शिकायत लगा देती है और नया खर्चा बता देती है। अरे बहू, मेरी इस फटी हुई शॉल में ठंडी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने अपने बेटे से कह दिया। वैसे तो तुम जानती हो कि मैं कोई भी फालतू खर्च नहीं कराती हूँ। डरते डरते विमला जी ने कहा, अच्छा कहे तो ऐसे रही हो जैसे मैं तुमको कोई बिस्तर पे नहीं देती हूँ।
सारा दिन तो घर में पड़ी रहती हो, फिर नई साड़ियाँ वो क्या करोगी? घर में पड़ी पड़ी बस रोटियाँ ही तोड़ती रहती हो। एक बात ध्यान से सुन ले, मेरे कान खोल कर। अगर 2 दिन वक्त की रोटी खा रही है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रह। और तो परेशान हो गई हूँ, अगर रोज रोज ऐसा ही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन कमरे में बंद कर दूंगी। फिर मुझसे मत कहना। विमला जी का पोता अपनी माँ की रोज रोज की यह बातें सुनता था। एक दिन वो माँ के पास गया और बोला, माँ आप दादी पर हमेशा चिल्लाती क्यों रहती हो? वे आपसे कितनी बड़ी है, आप उनसे ऐसा क्यों बोलती हो? पापा के सामने तो आप बहुत अच्छे से बात करती हो और हम सब इतना अच्छा खाना खाते हैं, और आप दादी माँ को सूखी रोटी क्यों देती हो? क्या दादी को अच्छा खाना पसंद नहीं है क्या? यह सुनते ही पायल ने अपने बेटे के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दी और बोली, किसने सिखाई तुझे ये सारी बातें? आज के बाद कुछ भी बोला तो एक और थप्पड़ लगाऊंगी। मुझे बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विमला जी को कलेजा फटक जा रहा था। रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो उनकी सहनशीलता भी जवाब देने लगी थी। मैं अपने बेटे मोहन को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वह यह सोचकर चुप हो जाती थी कि घर में कहीं उनकी वजह से झगड़ा न हो जाए, और वो बहू बेटे के बीच में झगड़े की वजह नहीं बनना चाहती थी और अपने बेटे का वह परिवार नहीं तोड़ना चाहती थी। वो अपने कमरे में अपनी पति की तस्वीर की तरफ देखते देखते यही सोच रही थी कि आखिर इन परिस्थितियों का हल कैसे निकालें और क्या करूं, किसे कहूं अपनी दुख भरी कथा। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बेटे को सारी बात वो नहीं बता सकती थी, पता नहीं उनके मन के अंदर क्या चल रहा था। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, बेटा ऑफिस के लिए निकल गया और उनका पोता स्कूल चला गया। बहू भी तैयार होकर अपने फ्रेंड के संग मूवी देखने के लिए चली गई। सबके जाने के बाद अचानक से वो बिना किसी को बताए घर से निकल गई। उनकी आंखों में आंसू थे। बहू के द्वारा दिए गए अत्याचार उनके सीने में तीर की तरह चुभ रहे थे। पायल जब घर वापस आई तो उसने देखा घर पे विमला जी नहीं है। उसने पूरा घर देख लिया पर विमला जी कहीं दिखाई नहीं दी। विमला जी को घर पे न देखकर पायल बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि मोहन का ऑफिस से आने का टाइम हो रहा था, लेकिन विमला जी का कोई अता पता नहीं था। अब वो मोहन को क्या जवाब देगी, यही सोच रही थी, क्योंकि मोहन जब भी बाहर से आता है सबसे पहले अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। पायल अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई और भगवान से शिकायत कर रही थी, हे भगवान कहाँ चले गए वो बुढ़िया? जाते जाते मेरे लिए मुसीबत का दरवाज़ा भी खोल गई। अब मोहन पूछेगा, मैं उसके सवालों के जवाब कहाँ से दूंगी? मोहन मुझसे पूछे, तुम्हारे होते हुए माँ कहाँ चली गई? मेरी माँ की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। मैं मोहन को कैसे बताऊंगी कि मैं अपने फ्रेंडों के साथ मूवी देखने गई थी? इतनी ही देर में घर की रिंगटोन बजी। मोहन जैसे ही ऑफिस से घर आया सीधे अपनी माँ के कमरे में गया। कमरे में जब विमला जी नहीं दिखी तब उसने पायल से पूछा, माँ कहीं गई है? पायल कुछ देर तक तो जवाब नहीं दे पाई और चुपचाप पत्थर की तरह खड़ी हो गई। मोहन ने फिर से पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? माँ कहाँ गई है? फिर पायल डरते हुए उसका जवान उसका साथ नहीं दे रही थी। हकलाते हुए बोली, पता नहीं मोहन, आज माँ जी कहाँ चली गई है? क्या बकवास कर रही हो? माँ कहाँ चली गई है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे घर में रहते हुए माँ कहाँ चली गई और तुम्हें पता भी नहीं चला? उसने डरते हुए कहा। मोहन, आज मैं अपनी फ्रेंड के संग मूवी देखने के लिए गई थी। जब मैं गई थी तब माँ घर पे थी। इतना सुनते ही मोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुम और तुम्हारी फ्रेंड जब देखो कुछ न कुछ पार्टी करते रहती हो। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी इस दिन रात की पार्टियों से। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जानती हो माँ की हालत, फिर भी तुम उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। अरे तुमने नहीं होता तो मुझे कह देती, मैं घर पे रुक जाता। अब हटो यहाँ से, तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ। अभी मुझे अपनी माँ को ढूंढना है। मोहन विमला जी को खोजने के लिए निकल गया। उसने आसपास की जगह पर विमला जी को खोजना शुरू किया। सारे पड़ोसियों से के यहाँ पर भी उसने पता किया पर विमला जी कहीं नहीं थी। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि विमला जी अपना घर छोड़कर चली गई है
तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा और उन्होंने पायल की सारी पोल खोल दी कि कैसे पायल बिमला जी से तुम्हारे जाने के बाद घर के सारे काम करवाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना, और बदले में उन्हें रात की बासी रोटी खाने के लिए देती थी, वो भी तरसा तरसा के। कभी कभी तो वे बेचारी रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खाती थी। बासी रोटी खाने की वजह से अक्सर उनकी तबीयत खराब रहती थी। मोहन ने जैसे ही पड़ोसियों की बात सुनी उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे वो पल याद आया जब माँ उससे कुछ कहना चाहती थी पर कहते कहते रुक गई। कितना अनजान था मैं। इन सारी बातों से आंखें बंद करके मैंने अपनी पत्नी पे भरोसा किया और अपनी माँ की भावनाओं को समझ नहीं पाया। उसने जल्दी से जाकर पुलिस स्टेशन में अपनी माँ के गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी लिखवा दी। फिर खुद ही अपनी माँ को इधर उधर ढूंढने के लिए चला गया। ढूंढते ढूंढते उनको ख्याल आया कहीं माँ अपने गांव जाने के लिए तो नहीं निकल गए, और हो न हो वो बस स्टेशन पर ही गई होगी। मोहन जल्दी से बस स्टेशन पे गया। बिमला जी बाई पास में लगी बेंच पर बैठी हुई थी। उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह जा रही थी। मोहन जैसे ही बस स्टेशन पहुंचा वहां उसे बिमला जी को बैठी हुई देखा। मोहन अपनी माँ के पास गया और उनको जल्दी से कसकर गले से लगा लिया और फूट फूट के रोने लगा। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लगकर ऐसे रो रहे थे जैसे वर्षों से बिछड़े आज ही मिले हो। रोते रोते मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ पायल ने आपके साथ कैसे व्यवहार किया, आपको कितना परेशान किया। मेरे जाने के बाद आपसे घर के सारे काम कराती थी, आपने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? क्या आपको अपने बेटे पे विश्वास नहीं था? मैं सब कुछ जान गया हूँ, लेकिन माँ अब बस आज तक जो हुआ सो हुआ। आज के बाद अब ऐसा कभी नहीं होगा। पायल ने आपके साथ जो भी किया इसका एक एक हिसाब पायल को देना पड़ेगा। बस आप मेरे साथ घर चलिए और कभी मुझे छोड़कर मत जाइएगा। आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपके बिना रह सकता हूँ? मोहन ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर घर की तरफ जाने लगा तो बिमला जी ने घर जाने से साफ साफ मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं अब घर नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हारी और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहती। तुम दोनों सुखी रहो, मेरा यह भगवान से प्रार्थना है, पर मैं घर वापस नहीं जाना चाहती। तुम मुझे किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दो, फिर वहाँ रहकर अपनी बाकी की ज़िंदगी काट लूँगी। तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद वैसे भी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। उनकी यादों के सहारे जो भी ज़िंदगी बची है मैं यहीं रहकर काट लूँगी। लेकिन मोहन माँ की बातों को नहीं माना और ज़बरदस्ती उन्हें घर बना कर ले गया। घर आते ही पायल को देखकर मोहन का खून खौल गया। मोहन ने चुप रहकर जो कर दिखाया वो घर सारे लोग देख रहे थे। जैसे ही पायल ने घर का दरवाज़ा खोला, अंदर गया और पायल का सारा सामान लाकर घर के बाहर पटक दिया और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया। यह सारा नज़ारा बाहर खड़े हुए पड़ोसी भी देख रहे थे। मोहन का गुस्सा देखकर पायल के होश उड़ गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने तुम पर भरोसा किया और तूने मुझे विश्वास का यह सिला दिया। मेरे ही घर में मेरी माँ के साथ नौकरों से बदतर व्यवहार किया। दिन रात किटी पार्टियों में घूमती रही और मेरी माँ को सूखी रोटी और अचार देती थी। शर्म नहीं आई तुझे ऐसा सलूक मेरी माँ के साथ करने में? अरे जरा सोच के देख, अगर कोई तेरी माँ के संग ऐसा करे तो क्या तेरा कलेजा नहीं फटेगा? तेरे हाथ नहीं कांपेंगे? पर मेरी माँ के संग ऐसा करने में मेरे विश्वास का क्या फ़ायदा उठाया है तुमने? मैं पागल यही समझता रहा कि मेरी माँ घर पे रहकर सुखी है, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी बीवी ने उनका सीना हराम कर दिया है। इस वक्त मोहन ने पायल के माँ बाबूजी को फ़ोन किया और बोला, जल्दी से आकर अपनी बेटी नालायक और बदतमीज बेटी को मेरे घर से ले जाओ। मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। पायल मोहन की बात सुनकर दंग रह गई। तभी बिमला जी बोली, बेटा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। क्या मैं तुझे यही संस्कार दिए हैं? मेरी बात को ध्यान से सुन। अगर मेरी वजह से तुम दोनों का घर टूटता है तो यह घर छोड़कर वापस चली जाऊंगी। या तो सोचो, तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा भी है। तुम पति पत्नी नहीं, माँ बाप भी हो। सोच के देखो उस नन्हे बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी।
जब उसे माँ या बाप में किसी एक के पास रहना पड़ेगा। और बेटा, मेरा क्या है, मेरी कितनी ज़िंदगी बची है, मेरी तो आज का क्या कल का क्या कुछ भी पता नहीं है। कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। तभी पायल विमला जी और मोहन के पैरों में गिर गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, मुझे एक बार माफ़ कर दो, मैं कभी आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे बहुत ही शर्म आ रही है कि मैं आपके संग नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती थी। मोहन प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालो। पायल हाथ जोड़कर सभी पड़ोसियों से विनती करने लगे, प्लीज़ आप मेरे पति और बाबूजी को समझाइए कि वो मुझे एक बार माफ़ कर दे, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। पायल सबके आगे गिरा कर रो रही थी, पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। बस सारे पड़ोसी आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, अब बीज बोया बबुल का तो फल कहाँ से मिलेगा। पायल का रो रोकर बुरा हाल था। विमला जी ने अपनी बहू से कहा, बहू, मोहन मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं देखना चाहती। जो हो गया सो हो गया, लेकिन बेटे का घर टूटते नहीं देख सकती और अपने पोते को रोते बिलखते तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती, इसलिए मैंने तुझे माफ़ कर दिया। तभी मोहन ने कहा, देख ले बेशरम, तूने मेरी देवी समान माँ के संग ऐसा व्यवहार किया, उसी ने तुझे आजीवन दान दे दिया। मोहन ने भी विमला जी के कहने पे पायल को माफ़ कर दिया, लेकिन उसका व्यवहार अब पहले जैसा पायल की तरफ नहीं रहा। वो उससे हमेशा कटा कटा रहने लगा, लेकिन पायल का व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया था। अब दिन रात विमला जी की सेवा करने लगी और अपनी माँ की सेवा करते देख मोहन के मन में कहीं न कहीं पायल के लिए हमदर्दी पैदा होने लगी और इसी तरह उनकी गृहस्थी आगे चलने लगी। तो दोस्तों, पायल ने जो अपनी सासू माँ के संग किया वो सही था या गलत? मोहन जैसा बेटा पाने की हर माँ की इच्छा होती है। आप अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें और कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।